Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is the IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680. सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था। इन द लास्ट लेक्चर वी आर सीन व्हाट इज द स्केलर, व्हाट इज वेक्टर एंड द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी आर सीन एंड आल्सो फाइंड हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, तो वहां से एंगल से एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एंगल में फाइंड करने के लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं जब टेल होगा कनेक्टेड टेल से या हेड होगा कनेक्टेड हेड से। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे कैसे करें, ये हमने देखा था पैरेलल शिफ्टिंग में। कौन सी शिफ्टिंग देखी थी हमने? पैरेलल शिफ्टिंग, यानी कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। बट कंडीशन एक चाहिए, वो जो फोर्स होगा, वो जो वेक्टर होगा, वो जिस बॉडी पे अप्लाई होता था उसी बॉडी पे अप्लाई चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ए बार बी बार। सभी का एंगल अगर हमें फाइंड करना है, बी बार सी बार में कितना एंगल होगा या ए बार सी बार में कितना एंगल होगा। देखिए पहले तो ये वेक्टर हम लोग बना देंगे, ये वेक्टर होगा ए बार, ठीक है, ये वाला वेक्टर बन गया बी बार और ये वाला वेक्टर बन गया सी बार। अब ये वेक्टर ऐसे रेगुलर किसमें क्यों नहीं है, ये भी हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में। ये एंगल उन्होंने दिया है 53 डिग्री। पहले तो हम इसे आगे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से। अब देखिए जैसे मैंने इसको आगे शिफ्ट किया, इसका ये टेल ऑफ वेक्टर ए इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ वेक्टर बी। जैसे मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, दोनों का टेल एक हो गया। जैसे दोनों का टेल एक हो गया, दोनों में एंगल कितना आ गया? 90। सो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें ए बार और सी बार में फाइंड करना है। अगर आपने देखा यहां से ए का टेल और सी का हेड, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंडीशन क्या चाहिए हमें? एक तो टेल से टेल चाहिए, नहीं तो हेड से हेड चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे क्या आएगा? इसे हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे ही हमने इसे आगे शिफ्ट कर दिया, अब देखिए ये आएगा क्या? नहीं, ए को शिफ्ट करके क्या फायदा? तो हमें किसे शिफ्ट करना पड़ेगा? ये सी को। जैसे ही सी को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, अब देखो इसका टेल, वी हैव टू फाइंड दिस मच ऑफ एंगल। हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। समझ में? एंगल फाइंड करने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए, एक तो हेड से हेड चाहिए, नहीं तो टेल से टेल चाहिए। फिर आप उसके लिए पैरेलल शिफ्टिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना आएगा? 180। तो 180 माइनस 53 करो आप, जो भी कुछ आएगा, कितना आएगा ये? 53, 63, 73, यानी कि 23 नियर अबाउट 123 डिग्री। 123 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा? 123 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार इज इक्वल टू 123 डिग्री। यहां तक क्लियर? ओके। अब कौन बाकी है? बी बार एंड सी बार, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? बी बार का हेड, सी बार का टेल। तो बी बार को शिफ्ट कर देंगे आगे। जैसे ही बी बार को आगे शिफ्ट कर दिया, अब इसका टेल, ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड दैट एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार? बी बार एंड सी बार, ये एंगल आप लोग फाइंड कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में? ओके। सो इसी प्रकार से आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल। सिर्फ आपको पैरेलल शिफ्टिंग नामक एक चीज यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर ऑलरेडी टेल से टेल या हेड से हेड होगा इस तरह से ये एंगल, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो आपको डीपीपीज में इसके नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे के सारे।
हाँ, दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने देखे थे, काफी सारे टाइप्स देखे थे। नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, इसका भी एक क्विक रिकैप हम लोग लेंगे। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम भूल गए थे शायद से। तो एक होता है पोलर वेक्टर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। वेरी सिंपल, पोलर वेक्टर म्हणजे मीन्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन, यानी कि उस वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसमें एंगल कितना होगा, सब चीज़ें हमें पता होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल क्या आएगा, सपोज डिस्प्लेसमेंट, हमें पता होती है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। लेट्स कंसिडर वेलोसिटी, हमें पता है भाई वेलोसिटी का इनिशियल क्या है। तो जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। लाइक दिस, सपोज एक अगर आपने कंसिडर किया एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ये फोर्स होगा, तो वी नो द एंगल, वी नो इट्स पोजीशन, कहाँ से वो स्टार्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। या एक्सियल वेक्टर क्या होता है, दीज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिन कीजिए 10th में आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल देखा था, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस फिगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से जैसे कि अभी रोटेशनल मोशन नामक टॉपिक आएगा, धीरे धीरे आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे टॉर्क के बारे में देखेंगे। तो सिंपल एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल राइट हैंड रूल भी लिख सकते हैं, राइट हैंड रूल। ये एग्जाम में तो कुछ आएगा नहीं, सिर्फ आपके अगर स्कूल के एग्जाम में आया तो इसलिए मैंने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। जेई के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नीट के लिए भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। देखिए इस तरह से अगर होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से अगर आपने देखा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसे हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे, ओके। जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर। समझ में आया, ओके। तो ये था एक एंगल का एग्जांपल, ये था पोलर वेक्टर, ये था एक्सियल वेक्टर। और एक चीज़ बच्चों ने काफ़ी मैसेज किए थे कि सर वो स्केलर इंटू स्केलर क्या होगा, स्केलर इंटू वेक्टर क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे अब स्केलर की एडिशन कैसे करें, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, उसके बाद में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। चलो यहाँ तक पूरा समझ में, ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर होता है। एक बार देख लेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। वो ये रफ कर देते हैं हम अभी। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होगी, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे उसे हम, यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय सपोज ए कैप। तो इसे हमने कहा था ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, टू डिनोट द डायरेक्शन। एक्स के अलॉन्ग कौन सा होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग आई, वाई के अलॉन्ग जे, जेड के अलॉन्ग के कैप, ठीक है। या इस तरह से ये पूरी की पूरी चीजें होगी। तो चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 न्यूटन वेस्ट, 4 न्यूटन नॉर्थ, 4 न्यूटन ईस्ट, इतने फोर्स लगे, फाइंड रिजल्टेंट। देखिए कैसे सॉल्व करें। पहले तो गया 4 न्यूटन वेस्ट, उसके बाद में गया 4 न्यूटन नॉर्थ, उसके बाद में 4 न्यूटन ईस्ट। चलो देखो सपोज ये गया वेस्ट 4 न्यूटन, उसके बाद में नॉर्थ 4 न्यूटन, उसके बाद में ईस्ट 4 न्यूटन, ना सपोज, ठीक है। आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये वाला वेक्टर हम लोग बोलेंगे इसे सपोज v1 बार, वेक्टर v1 बार, ये हो गया v2 बार, ये हो गया v3 बार, ठीक है। फिर से एक बार, पहले का दूसरे का टेल पहले के हेड से, टेल हेड टेल हेड, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, पहले का देखिए रिजल्टेंट ज्वाइंट टेल ऑफ, सॉरी किधर गया वो, टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ अनदर। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक चीज, ये फर्स्ट वेक्टर, इसका टेल इसका हेड, ये मिल जाएगा आपको r बार, ये मिल जाएगा आपको r बार। इसको पूरे एडिशन की तो कितना होगा, 4 + 4 + 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा ना। आपको इसके लिए अलग लॉ यूज करना पड़ेगा। सबका रिजल्टेंट आप यहाँ पे सिर्फ ये फाइंड कर लीजिए कि भाई रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, दैट इज। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, सबके एडिशन करो, ये 4 आ गया, ये 4 होगा, तो ये कितना आएगा 4 16, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये पूरा अगर सॉल्व किया तो आंसर मिल जाएगा आपको, वो बाद में देखेंगे। फिर पहले तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में डाल दीजिए कि ये हेड टेल मेथड कैसे आया।
हेड टेल मेथड में क्या करना है, अगर आपको ऐसे कुछ दिया हो, आपको अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो तो इस तरह से कर सकते हो, हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ अनदर। समझ में आए? ओके ठीक है। अब हम लोग सीधा जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। क्यों? बिकॉज अब देखिए, सपोज कुछ एंगल अगर दिया हो तो हम लोग इसे नहीं फाइंड कर सकते, कि जैसे कि सपोज ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, तो हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें? रिजल्टेंट कैसे? ये पाइथागोरस बन गए, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 25 मतलब ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5 मीटर। तो अगर इस तरह का कुछ होगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आया 3 मीटर, जैसे कि मैंने अभी बोला था, ये आ गया 4 मीटर, अब यहाँ पे आएगा एंगल, आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं कि आप लोग नहीं, तो हेड टेल मेथड तो यहाँ पे फेल गया। अब हम लोग हेड टेल मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक अलग मेथड हमने बनाई, उसे हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो मेथड के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते, दिक्कत नहीं है। जो रूल एडिशन के लिए हो गए वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए हो गए, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम हो गए। अब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करें? जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, अगर आपने कोई भी वेक्टर अगर निकाला तो ये जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहेंगे हेड, और ये जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहेंगे टेल। सपोज ये वेक्टर हो गया ए बार, दिस इज अ हेड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज अ टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअली डायरेक्शन इंडिकेट करता है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए एडिशन में क्या करें, इसलिए हम यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे, वी कॉल इट एज ए हेड टेल रूल। कौन सा रूल? हेड टेल रूल। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज दी हो, सपोज इमेजिन कीजिए, एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कीजिए, सपोज 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर सपोज नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ। अगर ये वेक्टर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? 3 मीटर ईस्ट, ये तो पता है ना आपको, सपोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। 3 मीटर ये गया ईस्ट, ये ईस्ट, ये हो गया 3 मीटर, ओके। अब हमने लिया ये 4 मीटर नॉर्थ, सपोज ये नॉर्थ वाला, ये 4 मीटर हो गया। तो इसे ज्वाइन कैसे करें? तो इसे ज्वाइन करने के लिए एक रूल होता है, वो रूल क्या है? ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। पहले वाला वेक्टर मैंने कौन से लिया? 3 मीटर का। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा था? 4 मीटर का। तो पहले वाले का हेड कनेक्ट करो दूसरे वाले के टेल से, इस तरह से। ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर मतलब कौन सा? ये 4 मीटर वाला। सपोज इसे हम नाम देंगे ए बार और इसे हम कहेंगे सपोज बी बार। तो बी बार का टेल कनेक्ट होगा किससे? ए बार के हेड से। समझ में आप लोगों को? ओके। टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ प्रीवियस वन। एक और एग्जांपल लेंगे आप, देखिए सपोज फिर भी कुछ भी इमेजिन करो, अभी कैसे लेंगे? सपोज एक वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट एंड व्हाट वी से, हाँ चलो 5 मीटर नॉर्थ। तो ये हो गया 5 मीटर ईस्ट, ये 6 ले लो, और 6 मीटर नॉर्थ। चलो ये पहले का हेड, दूसरा वाला वेक्टर कौन सा? ये। तो 6 मीटर का टेल कनेक्ट होगा 5 मीटर के हेड से। टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। अगर कुछ एंगल भी दिया होगा, कोई बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास, तो एक वेक्टर ये होगा सपोज 4 मीटर ईस्ट में, ओके। और एक दूसरा वेक्टर है सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, क्या कहेंगे इसे? सपोज 4 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ एट एंगल 60 डिग्री। चलो एट एंगल 60 डिग्री। तो ये वाले वेक्टर से इसका एंगल होगा 60 डिग्री, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया 5 मीटर, इस तरह से। दूसरे का टेल पहले के हेड से, दूसरे का टेल पहले के हेड से, ओके। चलो पहला लॉ तो सेटिस्फाई हो गया कि दो वेक्टर कैसे निकाले। अब नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि उसका रिजल्टेंट कैसे निकाले। रिजल्टेंट मतलब क्या? एंगल बोल सकते हैं हम लोग। रिजल्टेंट मतलब क्या? एंगल। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट विथ हेड ऑफ लास्ट। टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट, यह आ गया आर बार। लगे तो दूसरा एक चौक हम यूज करेंगे। देखिए टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट। रिजल्टेंट निकालने के लिए टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट। तो रिजल्टेंट यहां पे कितना आएगा? ये पाइथागोरस हम लोग यूज कर लेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे तो उसके हिसाब से वो आ जाएगा, वो तो बाद में बात है, ठीक है। फिर से एक बार इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पहले का हेड, दूसरे का टेल,
टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट, यहाँ ये टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट। अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये वेक्टर को v1 कहेंगे, ये वेक्टर को v2 कहेंगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा v1 प्लस v2, मतलब कैसे, टेल ऑफ फर्स्ट प्लस हेड ऑफ लास्ट, टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट, ये हो गया एडिशन, टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट। दो वेक्टर्स अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको उसे बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला वेक्टर होगा, टेल ऑफ दैट वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ प्रीवियस वन, चलो इमेजिन करेंगे, ठीक है, ये तो पूरा समझ में आ गया। ओके, ये बेसिक चीजें शुरू है अभी। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका, सो यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस। देखिए अभी हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब सपोज हम लोग इमेजिन करेंगे एक क्वेश्चन, सपोज एक कोई भी हम यहां से निकले 5 मीटर यहां पे गए, ईस्ट में गए, ठीक है, उसके बाद में साउथ में गए 4 मीटर, फिर से एक बार गए 6 मीटर ईस्ट में, फिर से एक बार आ गए 4 मीटर साउथ में। चलो कोई दिक्कत, एक एग्जांपल कैंसर करेंगे। अब देखिए मैंने इसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया, ये था हमारा फर्स्ट वाला वेक्टर, नेक्स्ट वाला यानी कि इसका ये हो गया हेड, इसका क्या हो गया हेड। ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, जो नेक्स्ट वाला होगा उसका टेल, ये देखिए ये 4 मीटर का टेल, इसका टेल प्रीवियस के हेड से, फिर से एक बार इसका हेड, ये हो गया इसका हेड इसके टेल से। हर बार देखिए यही सिचुएशन क्रिएट होगी, दूसरे वाले का टेल पहले वाले का हेड, दूसरे का टेल, यहां पे लिख दीजिए दूसरे का टेल पहले का हेड, दूसरे का टेल पहले का हेड, दूसरे का टेल पहले का हेड। समझ में आप लोगों को? ओके, फिर से एक बार, ये 4 मीटर, इसका टेल प्रीवियस वाले के हेड से। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकाले, ये फर्स्ट वेक्टर था हमारा v1, ये था v2, ये था v3, सपोज ये था v4, लास्ट वाला वेक्टर कौन सा है v4। रिजल्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट। देखो टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट, यानी कि पहले का टेल इसका हेड, यहां से मिल जाएगा r बार, यहां से क्या मिल जाएगा हमें r बार। समझ में आया? ओके, तो ये रिजल्टेंट कैसे निकाले क्या, ये बाद में देखेंगे, उसके बारे में मत सोचो। यानी कि एडिशन में कैसे होता है, अगर हमने ये एक वेक्टर लिया v1 बार, यहाँ पे एक वेक्टर लिया सपोज v2 बार, ठीक है, पहले का टेल, देखो रिजल्टेंट ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ पे हमें r मिलेगा v1 बार प्लस v2 बार, v1 बार प्लस v2 बार, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारी की सारी ये चीज़ें रहेंगी। एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर हम जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, तो हम यही रूल बार बार यूज नहीं कर सकते। जब तक पाइथागोरस यूज होता है, कुछ ज्योमेट्री यूज होती है, तब तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एंगल पे वो बनाना, सपोज इस तरह से कुछ बना या ऐसा, तो आप लोग अभी इसका डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट एडिशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ना ही पाइथागोरस बनता है ना ही कुछ बनता है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो भी एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके लिए हमें अलग लॉज पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यह तो सिंपल चीज़ है, पहली मेथड, इसे हम बोलेंगे हेड टेल मेथड। कौन सी मेथड, हेड टेल। जो नेक्स्ट रहेगी फिर उसमें हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल कर लीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then resultant is given by the third vector of triangle taken in opposite order। यानी कि सपोज ये एक वेक्टर लेंगे हम a बार, यहाँ पे एक वेक्टर हम लेंगे सपोज b बार, ठीक है। when two vectors are represented by the two sides of a triangle in same order, देखिए ऑर्डर सेम है ना, ऐसे ऐसे ऑर्डर इज सेम, इस तरह से, इस तरह से।
तो उन्होंने क्या बोला, ये थर्ड साइड से हम लोग उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे चाहिए, अपोजिट चाहिए। यानी कि अगर हमने इस तरह से लिया तो ये तो सेम ऑर्डर बन गया, लेकिन हमें अपोजिट कैसे चाहिए, ऑर्डर अपोजिट चाहिए, तो इस तरह से आएगा। ये होगा आर बार, दैट इज ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज इस तरह का कुछ लिया हमने, लेट कंसिडर ये 3 मीटर, सपोज ये लिया कुछ तो भी, ये 4 मीटर, ठीक है। इस वेक्टर को बोलिए पी बार, इस वेक्टर को हम कहेंगे क्यू बार। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इस तरह से, देखिए अपोजिट है कि नहीं, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, डिश डिश, इस तरह से। समझ में आया ना? अरे भाई ऐसा मत लो, सीधा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया तो ऑर्डर सेम आएंगे, ऑर्डर सेम आएंगे तो फिर ये लॉ कैसे सेटिस्फाई होगा। उसके लिए हमने क्या किया, नहीं तो एक सीधा वो हेड टेल मेथड है ना, उसमें जाओ, टेल ऑफ पहला, हेड ऑफ दूसरा, लास्ट वाला वही। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो वो हेड टेल मेथड क्या बोलता था कि भाई टेल ऑफ पहला, हेड ऑफ लास्ट वाला। उसी प्रकार से नहीं तो फिर अपोजिट ले लो, ऑर्डर ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे, ये ऐसा हो गया या ऐसे हो गया, तो फिर रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ऑर्डर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, थर्ड साइड से ऑर्डर सेम नहीं होगी। समझ में आए? तो ये होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो रिजल्टेंट है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसका प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे अभी। देखो पहले वो पूरा स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए, स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या। चलो फिर वो अभी हम डिराइव कर देंगे, इसे हम रफ कर देते हैं पूरा। देखो अभी उसका डेरिवेशन कैसे आएगा। उसका डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो एक कंडीशन कंसिडर करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर करो। सपोज हमने एक वेक्टर लिया, इसे ए बार ए बोलेंगे। यहाँ पे एक लिया, सपोज इसे हम बी कहेंगे। ये जो एंगल है ना, इसे हम थीटा कहेंगे। इसे मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से रिजल्टेंट मिल जाएगा आर। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर, ठीक है। एक इमेजिन कीजिए कि ए बार से ये जो आर बार है उसका जो एंगल है वो एंगल होगा अल्फा। समझ सकते हैं ना आप लोग, आर का एंगल, आर कौन से पोजीशन पे है, ए से इतने एंगल पे है। आप पॉजिटिव है निगेटिव है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव लो, नीचे होगा तो निगेटिव लो। ये तो हमने थीटा कंसिडर कर लिया। सपोज इसे हम बोलेंगे ए बी सी, ये आर तो हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसे ओ बोलो, ओ एम पी। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ, उसे हम लोग एन कहेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर, एम पी ओ एन। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर निकाल दिया इस प्रकार से, ये ऐसे, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक एन नाम दे दिया। समझ में आया? लेट कंसिडर टू वेक्टर्स A bar and B bar and R bar is resultant। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, प्रूफ चाहिए किसका, ये। इसका प्रूफ हम लोग यहां पे देखेंगे अभी, ठीक है। अब ये और ये चीज कैसे निकाले, तो चलिए पहले तो हम एक कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल। पहले एक ट्रायंगल लेंगे ओ पी एन, छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये पहले हम कंसिडर करेंगे। ये अगर थीटा होगा तो एक काम करेंगे, मुझे ये वाली साइड पता करनी है, तो कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड दैट। तो उसे फाइंड करने के लिए एक काम करेंगे अभी, कॉस थीटा। चलिए बोलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है, ओ एन, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये ओपी। ओपी हो गया हाइपोटेन्यूस। देखिए ये थीटा ना, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे फिर से बना देते हैं लगे तो इस तरह से। ये था ओ, ये था एन, ये था पी, यहाँ पे था एंगल थीटा। ओके, तो चलिए, तो ये था हमारा बी,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन मतलब क्या है वो तो पता नहीं, ओ पी मतलब क्या है बी, तो फिर ओ एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा या बी बार कॉस थीटा, कुछ भी बोलिए, ओके, बी कॉस थीटा। तो ये जो यहाँ थी यहाँ तक लेंथ है वो कितनी आएगी, बी कॉस थीटा, कितनी आएगी वो, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए ये पी एन कितना होगा, उसके लिए सेम ट्रायंगल लीजिए साइन थीटा। चलो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट पी एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ओ पी, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू पी एन कितना है बी डिवाइडेड बाय ओ पी, बराबर ना, सॉरी पी एन सॉरी पी एन तो पता नहीं और ओ पी बन गया बी। देखिए फिर से साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट पी एन, ये हो गया बी, तो हमें चाहिए पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, समझ में आया, ओके। तो पहले हमने ये फाइंड कर लिया बी कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस मिल गया ये कितना मिल गया हमें, बी साइन थीटा। ये छोटा वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, ये देखिए कॉस थीटा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस ओ एन ओ पी, साइन थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा किधर गया, साइन थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो एक मिल गया बी कॉस थीटा, दूसरा मिल गया बी साइन थीटा। यहाँ तक किसको कोई दिक्कत, पूरा समझ में आया ये, ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग कंसिडर करेंगे, इसे रफ कर देते हैं हम लोग, जगह थोड़ी बड़ी चाहिए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल ये एम पी एन, फिर से देखिए एम पी एन, ये पूरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम लोग अभी, इन ट्रायंगल एम पी एन, कोई दिक्कत, ओके समझ में आया पूरा। ये एम ओ डिस्टेंस कितना है ए, ओ एन कितना है बी कॉस थीटा, पी एन कितना है बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे अगर सीधा हमने पाइथागोरस अप्लाई किया तो चलेगा, ये अंदर वाला भूल जाओ पहले, ये इस तरह का ट्रायंगल है एम, ये यहाँ पे एरो पी एन, ये पूरा ट्रायंगल यानी कि इस तरह पी एन एम या 90, तो हम बोलेंगे पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, ठीक है। एमपी मतलब क्या है, आर का स्क्वायर, पीएन मतलब क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एम एन। कैसे फाइंड करें, देखिए एम से लेके एन तक पूरा डिस्टेंस चाहिए मुझे, यहां से लेके पूरा यहां तक, तो एम एन अगर फाइंड करना है तो टोटल कितना आएगा, ये एम एन इज इक्वल टू, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा एम ओ प्लस ओ एन, सिंपल है ना एम ओ प्लस ओ एन, क्या है उसमें, ए प्लस बी कॉस थीटा, लो उसका स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक काम करेंगे उसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या आगे का ए का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ओके कोई दिक्कत। बचपन में, बहुत बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, काफ़ी सिंपल थिंग है। ये क्या है, बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने, ये पाइथागोरस लगा, पहले छोटा ट्रायंगल लो, बड़ा ट्रायंगल लो, छोटे के लिए ये दो चार फाइंड कर लो, हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, कॉस, वर्टिकल वाला क्या होगा, साइन, हर बार नहीं होगा। जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसको जो परपेंडिकुलर वो साइन, जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा
तो आर स्क्वायर कितना मिलेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। गॉट इट, समझ में? हेंस प्रूफ। क्या किया रे भाई हमने, पहले तो हमने हेयरटेल मेथड देखा बच्चों। हेयरटेल में क्या था, हेयरटेल में कैसे था, रिजल्टेंट किस तरह से हम फाइंड कर सकते, पहले का टेल लास्ट का हेड, पहले का टेल लास्ट का हेड। लेकिन अगर कुछ एंगल आ गए ना तो फिर एंगल के हिसाब से हमें पाइथागोरस अप्लाई हम नहीं कर सकते थे। पाइथागोरस के लिए एंगल 90 चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भी एंगल लो, यहाँ पे कुछ भी एंगल लो, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ये थीटा आ गया ना फॉर्मूला में, थीटा 30 लो 120 लो, जो चाहे मन करो वो लो, वो थोड़ी बदलेंगे। फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। डेफिनेशन में मत जाओ यार, सीधा सीधा समझ लो। एक साइड ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट करता होगा, उनके ऑर्डर सेम होगी, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी ऑर्डर अपोजिट होगी, और वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल की तीसरी साइड। कौन सी साइड, तीसरी साइड। समझ में आए? ओके, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट। फिर से पहला दूसरा रिजल्टेंट, पहला दूसरा, यस लाइक ऑर्डर बदल दो, उसके बाद दैट्स इट, बाकी कुछ टेंशन नहीं। ये प्रूफ बहुत बड़ा दिखता होगा, करने का क्या है, पहली स्टेप क्या थी, छोटा वाला ट्रायंगल, पहले एक वेक्टर लो दूसरा एक वेक्टर लो, रिजल्टेंट निकालो, उसे एक्सटेंड करो, 90 मारो, मतलब 90 डिग्री की लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दो। नहीं तो समझ में आए सर ये क्या बोल रहे हो आप लोग। हाँ, छोटा वाला ट्रायंगल, पहले कॉस बाद में साइन, ठीक है, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, फिनिश। समझ में? तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहेंगे हम लोग इसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये पूरे लेक्चर यहाँ पे पूछते हैं वो अल्फा की वैल्यू कितनी है। ये अल्फा, पहले हमने इसे कहा था ए, इसे कहा था बी, ये जो था ये कितना था, बी कॉस थीटा, ये कितना था, बी साइन थीटा। अगर हमें अल्फा फाइंड करना है, अल्फा कैसे फाइंड करें, एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ आर फ्रॉम ए, आर का ए से कितना एंगल है वो कितना होगा, अल्फा। तो हम लेंगे tan अल्फा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, NB, एडजेसेंट क्या है, MN। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, tan अल्फा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये अपोजिट हो गई MN, NB ये हो गया MN। ठीक है, तो चलिए NP कितना है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा, ये मिल गया हमें अल्फा, tan अल्फा। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर की डायरेक्शन। आप लोग इस तरह से कहते हैं ना, ऐसे 3 मीटर फ्रॉम वेस्ट, यानी कि नहीं तो सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 3 मीटर गया वेस्ट में या ईस्ट वेस्ट में गया, क्या दोनों के बीच में गया, क्या गया। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये अल्फा का यूज करेंगे। अगर हमने ऐसा बोला कि भाई अल्फा है 3 मीटर, आर की वैल्यू है 3 मीटर 60 डिग्री पे, तो आप सीधा बना सकते हो ना, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल से इस वेक्टर से 60 डिग्री पे, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, तो ये अल्फा क्यों फाइंड करना है, रिजल्टेंट के लिए। गॉट इट। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, दो वेक्टर दिए हमें 6 यूनिट 8 यूनिट, आपको आर फाइंड करना है, दो एंगल पे फाइंड करना है, पहला 60 दूसरा 90। बोलो आर का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो इसे कैसे फाइंड करें, ए कितना दिया है 8, सॉरी 6, कुछ भी लो भाई, क्या ऐप नहीं, ये 8 दिया, 36 64 2 8 6 कॉस 60 बराबर है ना। पहले अगर 60 लिया तो ये पूरी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, 36 64 2 8 6 कॉस 60 कितना है, हाफ, ये कैंसिल हो गया, 36 64 48, ये पूरा सॉल्व करो, कितना आएगा ये, नियर अबाउट 36 प्लस 64, ये कितना आता है 100, यस ना, 64 70 यस 100, 100 प्लस 48, 100 प्लस 48, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 148, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 148। यह आ गया आर की मैग्नीट्यूड। अगर आपने कहा, आपकी इच्छा हो कि सर हमें tan अल्फा भी फाइंड करना है, तो बिल्कुल करिए, कोई नहीं रोकेगा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी किधर गया, बी 8
साइन 60 अपॉन ए कितना है, ए 6 प्लस ए कॉस 6। इसे सॉल्व करो, आपको अल्फा मिल जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो कैसे रहेगा, 148 कॉमा जो भी कुछ होगा ये आपके ऑप्शन में होगा। समझ में? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इस पे आएंगे। इस पर्टिकुलर, हाँ ये 90 आ रही है यार, 90 बाकी है क्या, ये डालो cos 90 कितना है 0, cos 90 0, ये पूरा 0 आएगा। 36 प्लस 64 100, रूट 100 कितना आएगा 10, तो आंसर कितना आएगा आपका 10। इधर भी 90 डाला, इधर 90 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। b sin 91, b कितना है 8 डिवाइडेड बाई 6, 8/6 मतलब 4/3। ओके, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो इसी प्रकार से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा होगा स्केलर वेक्टर का, तो देख लीजिए प्लीज, उसमें टाइप्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस होल लेक्चर एंड थैंक यू।